मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अब वो लम्हा आ चुका है जिसके लिए हम लोग बेताब थे। हम सब जानते हैं कि आज का हमारा ये डिबेट एक ही मौजू असल है इंटरनेट, उसी के दो पहलू पर ज़ेर बहस होगा। एक मौजू है हमारा इंटरनेट के फ़वाइद और एक है इंटरनेट के नुकसानात। इंटरनेट के इन दोनों पहलुओं पर हमारे दरमियान इस मौजू के एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। आप इन सब से इंटरनेट, एक तरफ जो इंटरनेट के फ़वाइद के हामी हैं, उन लोगों से आप इंटरनेट के हवाले से बातें सुनेंगे कि इंटरनेट के फ़वाइद इस दौर में क्या है और किस कदर दुनिया इससे तरक्की करती चली जा रही है। इसी तरीके से इंटरनेट के नुकसानात के जो हामी हैं, वो लोग इंटरनेट के नुकसानात पर, इंटरनेट से क्या नुकसान हो रहा है, इससे किस तरीके से इससे वबा फैल रही है, इन तमाम चीज़ों पर हम और आप सुनेंगे। इन दोनों टीम के हजरात जो हैं इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा अब हमें ये देखना है मौजूदा वक्त में, जबकि इंटरनेट यकीनन एक तरक्की का ज़रिया है बल्कि ज़रूरत बन गई है इंसान की, अब हमें देखना है कि इस इंटरनेट के क्या चीज़ ज़्यादा, कौन सा पहलू ज़्यादा अहम है। क्या इस इंटरनेट के फ़वाइद ज़्यादा अहम हैं या फिर इंटरनेट के नुकसानात कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर अगर इंटरनेट का हम इस्तेमाल करें, हमारी नई नस्ल इसको इस्तेमाल करें, तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज के इस डिबेट में हम समाअत करेंगे। लिहाजा मैं कब्ल इसके कि ये डिबेट का आगाज़ हो, मैं अपने तमाम टीम के तमाम अफराद से दरख्वास्त करूँगा कि आप सब एक मरतबा अपना अपना तारुफ पेश कर दें ताकि हमारे सामईन और नाजरीन के लिए आसानी हो, वो आपको जान सकें। लिहाजा मैं इंटरनेट के नुकसानात के हवाले से गुजारिश इन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप एक एक करके अपना तारुफ पेश कर दें। मैं मोहम्मद शहनवाज आलम, दर्जा आलिया ऊला, और मेरा मौजू है इंटरनेट के नुकसान। इबादुर रहमान, मुतअल्लिम सानविया खामसा, मेरा मौजू है इंटरनेट के नुकसान। मोहम्मद अम्मार खालिद, सानविया खामसा। मोहम्मद अतहर इकबाल, सानविया खामसा। मैं मोहम्मद गुलाब, मुतअल्लिम आलिया उला। बिलाल, दर्जा सानविया खामसा। रहमतुल्लाह, मुतअल्लिम सानविया खामसा। मैं मोहम्मद मुताहिर, दर्जा आलिया सानिया। मैं मोहम्मद आरिफ, दर्जा सानविया खामसा। मैं मोहम्मद इरफान, दर्जा सानविया खामसा। मोहम्मद अबुल कैस, दर्जा आलिया उला। मैं कुतैबा जमाल, दर्जा आलिया सानिया। रेहान अहमद, दर्जा आलिया। मैं मोहम्मद ज़ीशान, दर्जा सानविया राबी। मैं मोहम्मद मुजाहिद, दर्जा सानविया। मोहम्मद कलीमुल्लाह और दर्जा सानविया। लिहाजा ये थे हमारे इस आज के डिबेट के अफराद जिसका तारुफ आपने एक एक करके सुना। अब आइए हम इनसे इनके मौजू के हवाले से इनकी बातें सुनते हैं। सबसे पहले मैं अपने दाएं जानिब की टीम, इंटरनेट के फ़वाइद के जो लोग हामी हैं, मैं उन्हीं से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप इंटरनेट के हामी हैं तो क्यों हैं, आपकी नज़र में इसके क्या फ़वाइद हैं, ज़रा आप इसे पेश करें ताकि दूसरी टीम आपकी बातें सुन सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस डिबेट को मुनाकिद करने वाले जितने भी अफराद हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद सबसे पहले मैं सोशल मीडिया के जो लफ्ज़ सोशल मीडिया है उसके माने की तरफ जाता हूँ कि सोशल मीडिया क्या है। तो सोशल मीडिया फ़ारसी में इसको फ़ज़ाए मजाजी कहते हैं, जबकि अरबी में अत्तवासुल अल इज्तिमाई कहते हैं और हमारी प्यारी ज़बान उर्दू में समाजी ज़राए इब्लाग कहते हैं। ये अपने माने से बिल्कुल वाज़ेह है, जैसा कि समाजी ज़राए इब्लाग इस बात पर दलालत करती है कि ये जो है कहीं ना कहीं ख़बरें पहुँचाने और पैगामात पहुँचाने का काम करती है। अब आगे बढ़े कि सोशल मीडिया किस काम आती है और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। ऐसे तो बेशुमार फ़वाइद हैं जिनको अगर गिनवाने
कोई गिनवाना चाहे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, चूँकि जिस पहलू से उसे देखा जाए उस पहलू से उसके अंदर फ़वाइद नज़र आते हैं, और जिस तरफ इसे मोड़ा जाए, जिस जहत इसे मोड़ा जाए, उस जहत ये मुड़ सकता है और फ़ायदे का काम कर सकता है। आप ज़रा इस पर ज़रा नज़र डालें कि सोशल मीडिया सिर्फ पैगाम पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि आप अगर इसे एक कारी की निगाह से देखेंगे तो ये कारियों का मजमुआ है। अगर आप इसे उलमा की नज़र से देखेंगे तो उलमा का एक मजमुआ है। अगर आप इसे मुहद्दिस की नज़र से देखेंगे और मुहद्दिसों को तलाश करेंगे तो ये मुहद्दिसों का एक मजमुआ है। फुकाहा की एक बड़ी जमात इसके अंदर पाई जाती है, यानी ये सारी चीज़ें इसके अंदर आकर जमा हो जाती है। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया ने सिर्फ जिस तरीके से उलमा है और फुकाहा है उनको जमा नहीं किया, बल्कि दीनी और असली तालीम को दोनों को एक रखा। ऐसा होता है कि हमारी दीनी इदारों में दीनी तालीम को ख़ास कर लिया जाता है, असरी इदारों में असरी तालीम को ख़ास कर लिया जाता है, जबकि सोशल मीडिया ने यह काम नहीं किया। सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप दीनी चीज़ें ढूंढेंगे तो दीनी चीज़ें मिलेंगी, अगर आप असरी तालीम के मुताबिक इसके ऊपर चीज़ें ढूंढेंगे तो उसके ऊपर असरी तालीम के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक ऐसा मरकज़ है जो मदरसा भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, ये हर जगह काम आता है। यानी यूँ कह लें कि ये बैक वक्त ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से हम में से हर एक फ़र्द लाइब्रेरी के अहमियत और उसके इम्पोर्टेंस से वाकिफ़ है। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया एक बेहतरीन लाइब्रेरी भी है। आप अगर इसकी तरफ तवज्जो दें तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे हम चलती फिरती लाइब्रेरी कह सकते हैं। एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर तलाश करने में कोई मुसीबत हायल नहीं होती, कोई मुशक्क़त हायल नहीं होती, जबकि जो खारिज में मौजूद लाइब्रेरियाँ होती है उसके अंदर जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं किताबों की कमी महसूस होगी, चाहे वो जैसी भी लाइब्रेरी हो, लेकिन उसके अंदर किताबों की कमी। के नुकसानात के हामी टीम, आपने मोहम्मद कुतैबा जमाल से सुना कि इंटरनेट को किस ज़बान में क्या कहा जाता है, सोशल मीडिया के क्या फ़वाइद हैं, और आप जिस नज़रिए से भी देखेंगे ये इंटरनेट अपने काम में पूरा उतर रहा है। इस सोशल मीडिया का फ़ायदा हर चार जानिब छाया हुआ है। लिहाजा हमने सुना मोहम्मद कुतैबा जमाल से। क्या मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके पास क्या दलील है कि इंटरनेट के नुकसानात होते हैं, इससे दुनिया के अंदर नई नस्ल के अंदर जो आपके कहने के मुताबिक है कि नई नस्ल के अंदर खराबियां पैदा होती है, इसकी क्या वजह है, और साथ ही आप इनके बाद से अगर मुत्तफिक हैं तो उस पर भी अपना जवाब दें, और अगर मुत्तफिक नहीं पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपके पास क्या दलील है कि इंटरनेट के नुकसानात भी होते हैं। आप जहाँ इंटरनेट के फ़वाइद देखते हैं वहाँ आप उसके नुकसानात भी देखिए। इंटरनेट का जो सबसे बड़ा नुकसान है आप उसको माहौलियात पर देख सकते हैं। इंटरनेट का एक बड़ा नुकसान माहौलियात पर पड़ता है। जब इंटरनेट की एक बड़ी आबादी पूरी दुनिया में सर्च करती है तो बड़ी मिकदार में ग्रीन हाउस गैस खारिज होती है। ऐसे ही इंटरनेट के डेटा और सेंटर्स और दीगर बुनियादी तामीर भी जंगलात की कटाई और पानी की कमी का बायस बनती है। और आपको मालूम है कि जंगलात हमारे ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है, और ऐसे ही पानी हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है। पानी के ज़रिए हम 1 से 2 दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे ही जंगलात जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन हम लोग को फराहम करती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम लोग कुछ पल भी जिंदा नहीं रह सकते। फ़वाइद के हवाले की टीम, आपने सुना कि इंटरनेट के क्या नुकसानात हैं, माहौलियात में इसमें किस कदर खराबियां आती हैं, किस कदर तबाही आती है, और माहौलियात पर ये सोशल मीडिया के ज़माने में किस कदर ये सोशल मीडिया असरअंदाज होता है। क्या आप इस पर मुत्तफिक हैं? ये बात ज़रूर है कि इंटरनेट के ज़रिए से फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है, या यूँ कह लें कि फ़ज़ा पे एक बड़ा असर पड़ता है। लेकिन इन्होंने जो एक बात कही है कि उससे जंगल काटे जाते हैं और जंगल से काटने से बड़ा नुकसान होता है, तो मुझे ये बात इनकी समझ ही में नहीं आई कि इंटरनेट के ज़रिए से जंगल का कटना और ये इससे क्या ताल्लुक़ है, क्या रब्त है।
लिहाजा मैं इनके सवाल को समझ नहीं पाया सही से। लिहाजा ये आपने किस सवाल को नहीं सुना। आप बताएं कि इसके किस कदर ये सोशल मीडिया से माहौलियात पर ये सोशल मीडिया किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, ज़रा आप बताएंगे। चलो, इंटरनेट जो हम लोग तक फैला है उसके लिए अलग अलग जगह पर सेंटर्स जी जरा माइक करीब करके आप बोले। अलग अलग जगह पर तार बिछाया जाता है, सेंटर लगाया जाता है, और इसी की वजह से बहुत सारे मतलब जंगलात को काटना पड़ता है और उसकी वजह से हम लोग को नुकसान पहुँचता है। जी, आप में से कोई कहेंगे कि इस इंटरनेट के नुकसानात किस कदर हैं इस दुनिया पे, आप बताएंगे ज़रा सा। आप लोग एक दूसरे की बातों को तवज्जो से सुने ताकि आप एतराज़ जो कर सके या आप उनकी एतराज़ का जवाब दें तो उन बातों को अच्छे से सुन सके। तो लिहाजा मैं इबादुर रहमान से कहूँगा कि इंटरनेट के क्या नुकसानात हैं जिसके हामी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेट, जब हम सोशल मीडिया के किसी ऐप पर लॉगिन करते हैं और अपना नाम, पासवर्ड, ईमेल जो भी वो मांगता है हम उसे देते हैं, तो सारा डेटा सेव होता है उस स्पेसिफिक ऐप के अंदर, जो उसका मालिक होता है उसके पास सेव होता है। और वो डेटा मतलब वो डेटा जो है वो अपने थर्ड पार्टी ऐप्स, जो उस ऐप का जो मेन ऐप है वो अपने थर्ड पार्टी ऐप्स को देते हैं, जिसके और वो थर्ड पार्टी ऐप्स कोई मजबूत ऐप नहीं होता है, उसके अंदर वो सिक्योरिटी मजबूत नहीं होती है और उस थर्ड पार्टी ऐप्स को हैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो हैकर्स के लिए ये बहुत आसान बात है कि वो थर्ड पार्टी ऐप्स को हैक करके आपका डाटा वहाँ से चुराए और उसके ज़रिए आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को हैक करे और हत्ता कि आपके बैंक अकाउंट को भी वो हैक कर सकता है। और इस तरह की खबरें इसी वजह से तो आती रहती हैं कि फ़लाँ के बैंक से 50 लाख रुपया गायब हो गया, फ़लाँ का बैंक अकाउंट हैक कर लिया गया। तो ये और हैकिंग एक साइबर क्राइम है, मानते हैं। तो इंटरनेट जो है वो हैकिंग को भी बढ़ावा दे रहा है एक तरह से देखा जाए। और यानी आपका कहना है कि इंटरनेट के हवाले से इंसान की ज़ाती ज़िंदगी खराब, ज़ाती ज़िंदगी जो इंसान की पर्सनल चीज़ें वो दूसरों तक शेयर हो जाती है। और जब किसी इंसान की मतलब मालियात पर जो असर पड़ता है उससे इंसान ज़हनी दबाव महसूस करता है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और इज़्तिराब का शिकार होता है और वो खुदकुशी कर बैठता है। बज़ा औक़ात अगर किसी के बैंक से यकायक 1 करोड़ रुपया गायब हो जाए तो वो इज़्तिराब की हालत में, एंजाइटी की हालत में खुदकुशी ही करेगा, उसका सारा सरमाया ज़िंदगी का रुक चुका है। जी, आपने देखा कि इंटरनेट के क्या नुकसान है कि इंसान की ज़ाती ज़िंदगी जो है इससे मुतासिर होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने एक बात कही सबसे पहले कि जब भी हम किसी ऐप के ऊपर लॉगिन करते हैं या किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी ऐप की तरफ अपना डाटा ट्रांसफ़र करती है, जबकि ये सिर्फ उन्हीं ऐप्स के साथ है या उन्हीं वेबसाइट्स के साथ है जो बिल्कुल मजबूत नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसे ऐप्स हैं जो जिनके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, या वो मतलब या फिर उसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल मजबूत नहीं है और बड़ा नहीं है। अलबत्ता बात रही जो बड़े ऐप्स हैं या यूँ कह लें कि जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल मजबूत है, वो ये काम हरगिज़ नहीं करती। और दूसरी चीज़ है कि जब इससे बचा कैसे जाए, जैसा कि आपने कहा कि जब लॉगिन करते हैं तो जाहिर है कि जब लॉगिन करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को खुद से अलाउ करते हैं और हम उसको अलाउ करते हैं, फिर बाद में हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि जब भी हम उस ऐप को डिलीट करें और जब भी हम उस ऐप को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो वहाँ से हम अपना पूरा डाटा पहले सेटिंग्स से जा करके और उस ऐप के सेटिंग से जा करके हम वहाँ से रिमूव करें। जब हम उसका पूरा डाटा जब रिमूव कर देते हैं तो उसके पास कोई डाटा ऐसा नहीं रहता। लेकिन ये हमारी गलती होती है कि हम उस पर अलाउ भी करते हैं और उसके बाद जाकर के अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस पर जब वो मांगता है वो सारी चीज़ें अलाउ करते हैं और साथ इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि ये कैसा ऐप है और किस तरीके का है, और जो चाहा जिस ऐप पे चाहा जा करके अलाउ करते हैं, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में शायद आपने थर्ड पार्टी ऐप का मतलब नहीं समझा। शायद थर्ड पार्टी ऐप वो होती है जो मतलब उस जो मेन ऐप है उसके अंदर आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, उस थर्ड पार्टी ऐप की मदद से आप मदद करता है। थर्ड पार्टी ऐप जो है वो मदद करता है मेन ऐप में वो पोस्ट डालने के लिए। जिस तरह थर्ड पार्टी ऐप का मैं एक एग्जांपल आपको दूं, कैनवा ऐप है, कैपकट है, तो वो इस तरह के ऐप। और आप जो बोल रहे हैं जो मजबूत और भरोसेमंद ऐप्स नहीं होते हैं उनमें इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। लेकिन फेसबुक एक मजबूत ऐप है, उसमें भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ होता है, कैनवा यूज़ होता है। तो ये आप तो कैसे कह सकते हैं कि वो भरोसेमंद ऐप नहीं है?
ये इबादुर रहमान का कहना है कि इंटरनेट पर इस तरीके से और भी कई सारे ऐप्स हैं, तो उसमें ये इम्तियाज़ करना कि ये सही है और ये गलत ऐप है, इसको कैसे पहचान सकता है आदमी। इस तरीके से हर जो है सो जो असल ऐप है, इस तरीके जो मशहूर ऐप्स हैं सोशल मीडिया के, उसका सबका डुप्लीकेट भी चल चुका है। सब जहां असली है वहां उसका नकली भी चल रहा है। तो लोग इसको किस तरीके से पहचानेंगे कि ये सही है और क्या गलत है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इस तरीके से ज़माने तरक्की कर रहा है, तो वो ख़ास तौर से कई ऐप के बारे में जो असली ऐप है वो भी कभी कभी गद्दारी कर जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप में से कोई है जो इस बारे में अपनी बात कह सके? आपने कहा थर्ड पार्टी ऐप, कि थर्ड पार्टी ऐप से मतलब हमारे डाटा और हिस्ट्रीज जो होते हैं वो शेयर होते हैं और दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो आप उसको पहचानेंगे कैसे ये थर्ड पार्टी ऐप है या असल ऐप है? तो जहां इंटरनेट आपको ये सुविधा देता है, ये सहूलत फराहम करता है कि आप ऐप्स मुख्तलिफ़ किस्म के डाउनलोड करें, वहीं इंटरनेट आपको ये सहूलत भी देता है कि आप उससे पहचान सकें। आप उसे पहचानेंगे किस तरह? जब आप ऐप डाउनलोड करने जाएंगे तो आप उसके क्रिएटर को देखें, उसका क्रिएटर कौन है, किस तरह का इंसान है, आप उसे देखें। उसका जो सोशल मीडिया पे सारा बैकग्राउंड मौजूद होता है। और दूसरी बात कि आप उसके यूज़र्स को देखें कि उस ऐप के यूज़र्स कितने हैं और किस तरह के लोग हैं, ये कितने लोग हैं। जिस ऐप के ज़्यादा यूज़र होंगे, जाहिर सी बात है अब अच्छी चीज़ है और सही है, तभी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर गलत होता तो लोग उसे फॉलो क्यों करते हैं? क्या गलत चीज़ों को लोग फॉलो नहीं करते हैं? आपके कहने के मुताबिक गलत जो पार्टी ऐप बनाती है उसको तो लोग खुद आदमी अपने पैसा दे करके या अपनी टीम तैयार करके उसको ही करती है। तो किस तरीके से कहेंगे ताकि पता है हमारी नाजरीन इसको समझ सके कि किस तरीके से लोग इसको पहचानें? गलत चीज़ों को ज़रूर लोग फॉलो करते हैं, लेकिन अक्सरियत नहीं। यही वजह है कि जब भी किसी दलील की बात होती है तो उस पर अक्सरियत देखा जाता है कि उस पर अक्सरियत की तादाद क्या है। अगर अक्सरियत का उस पर इजमा है, यानी लोग जमा है, तो ये माना जाता है कि फिर ये सही होगा। जी, और भी आपके इंटरनेट के हवाले से कोई एतराज़ आपके जहन में है जो इंटरनेट से इस दुनिया पर नुकसानदेह हो रहा है, इस इंटरनेट के नुकसानात हो सकते हैं? इसका जवाब आपके पास है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल जवाब दें। आप लग रहा है आप इनकी बातों पर एतराज़ कर सकते हैं, तो करें। आरिफ भाई ने कहा कि जो सोशल मीडिया का बैकग्राउंड देखना चाहिए उस ऐप के क्रिएटर का। सोशल मीडिया पे तो हर एरा गैरा उठ के अच्छा बन सकता है, तो हम उसको उस आदमी का एतबार क्यों करें? जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं उसका एतबार करेंगे ना, हम आदमी का एतबार क्यों करें कि वो आदमी अच्छा है बुरा है कैसा भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। हम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐप अच्छा है ऐप बुरा है, उस बात है कि इस थर्ड पार्टी ऐप का जो बहुत देर से इस पर मुबासा हो रहा है, खुलासा ये निकला कि आदमी इस पर इम्तियाज़ करना सीखे, उसके फॉलोवर को देखे किस तरीके से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है बाज़ औक़ात के कोई ऐप ऐसा हो जिसको बहुत लोग उसको चला रहे हों, बहुत लोग यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कभी कभी फ्रॉडिया साबित हो जाता है। लिहाजा मैं इस टॉपिक को थोड़ी देर के लिए ख़त्म करता हूँ और आपसे कहूँगा कि आप इंटरनेट के फ़वाइद के हवाले से कुछ और बातें आप में से कोई कह सकेंगे जो इनसे लोग मुत्तफ़िक़ ना हो? हज़रात, वैसे तो इंटरनेट के बहुत फ़वाइद हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेट ही है जो 50,000 लोगों को ट्विटर पर, 5 मिलियन लोगों को फेसबुक पर और 10 मिलियन लोगों को यूट्यूब पर बांधे रखा है। इसी तरह जहां भी कत्लो-गिरी शुरू होती है तो यही इंटरनेट के जरिए हमें खबर मिलती है कि आज फना जगह लूट मार हुई, फना जगह चोरी हुई। और भी इसके फवायद ये हैं कि जब मिस्र के अंदर जुल्म का इनकलाब बर्पा हुआ तो यही इंटरनेट है जो उसका ताकत का सहारा बना। जब कर्नाटक के अंदर लगी हिजाब पर पाबंदी, मुस्कान नाम की लड़की ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया था, तो यही इंटरनेट उसका सहारा बना। रिश्ता इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है और जब कोई इंसान अपने से दूर हो जाता है तो उससे बात करने, कान उसे सुनने और देखने को बेकरार रहती है। ये इंटरनेट ही है जो अपने फवाइद से हम सबको
बात करने, देखने, सुनने और कहना उससे है कि मिलने। जिस तरीके से इंसान को रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है, तो ये इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग लम्हों में उससे बात कर लेते हैं, जब जी चाहता है क्या बात कर लेते हैं। इस सहूलत को यकीन, ये सहूलत है इस ज़माने में, हम सब इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। क्या आप इसके कुछ नुकसानात भी आप इसके गिना सकते हैं? तो ज़रा हमारे क़ारीन, हमारे सामईन और नाज़रीन को ज़रा गिनाएं, इसके नुकसानात क्या हैं, या फिर इस फ़ायदे पर आप मुत्तफ़िक़ हैं? तो उसका उन्होंने कहा कि इंटरनेट के ज़रिए जब लोग दूर चले जाते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो इंटरनेट के ज़रिए बात नहीं होती बल्कि सेलुलर नेटवर्क होता है, उसके ज़रिए बात होती है। आप देखेंगे जब मिसाल के तौर पर आप यहाँ हैं, हम इधर मलमल में हैं और आप मधुबनी में हैं, तो जो मलमल के आसपास में यहाँ पे एक टावर है और उधर भी मधुबनी में एक नेटवर्क टावर होता है, तो यहाँ का सिग्नल इस टावर में शिफ्ट होता है, फिर वो उधर से जो क्या बोलते हैं सिग्नल होता है वो उस टावर से, फिर उस टावर से उस फ़ोन में वो ये सिग्नल जाता है। तो इस तरीके से बात होती है, वो इंटरनेट के ज़रिए बात नहीं होती। और जहाँ तक बात रही कि ऑनलाइन से बहुत अच्छी तरीके से बात होती है, तो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन की बात आप कर रहे हैं, वो नेटवर्क इंटरनेट का हिस्सा नहीं है? नहीं, वो इंटरनेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो सेलुलर नेटवर्क है, वो सिग्नल है, वो इंटरनेट में शामिल नहीं होगा। अगर आप वीडियो कॉल की बात करते हैं तो वीडियो कॉल कहीं ना कहीं इंटरनेट के अंदर शामिल होता है, जब आप नेटवर्क डाटा ऑन करते हैं तब। लेकिन अगर आप डाटा ऑन नहीं करते हैं, वो छोटा फ़ोन होता है, छोटे फ़ोन के जरिए आप बात करते हैं, तो उसमें इंटरनेट कहाँ से आ गया? छोटा फ़ोन था तब तो इंटरनेट आया नहीं था, तो उसके ज़रिए लोग कैसे बात करते थे? अगर आप कहते हैं कि इंटरनेट के ज़रिए बात होती है, तो जब इंटरनेट नहीं था तो छोटे फ़ोन के ज़रिए लोग कैसे बात किया करते थे? इसका जवाब यही है कि वो सेलुलर नेटवर्क होता है, उसके ज़रिए लोग। ये बात तो काबिल कबूल है कि जब दूसरे मुल्क में अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो उसमें इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जो अपने मुल्क में बात करते हैं तो उसमें इंटरनेट का कोई दखल नहीं। और इंटरनेट के ज़रिए और ये जो बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे नुकसानात हैं। इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी गलत जगहों पर बात किया करते हैं। ये आपका कहना सही नहीं है। इंसान गलत इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करे, इसके हाथ में है, उसको जिस तरीके से सही कर सकता है। आप इनकी दे, आपकी बातों का जवाब देंगे इधर वाले। आपने कहा कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों से ही बात नहीं करते, बल्कि और अदर जगह और दूसरी जगह भी बात करते हैं। तो आप इस चीज़ पर आप गौर करके देखें कि अगर जो शख्स अपने रिश्तेदारों के अलावा अगर दूसरे लोगों से भी बात कर रहा है, या फिर आपके जहन में जो भी है, अगर किसी और से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनेट के जरिए वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है या कहीं और अपना वक्त सर्व कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि उस शख्स का टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर इंटरनेट ना भी होता तब भी वो सिंपल कॉल के जरिए भी, अगर इंटरनेट ना भी होता तब भी वो सिंपल कॉल के जरिए ही वो दूसरी जगह अपना वक्त सर्व करता है और वो बातचीत करता है। वो नॉर्मल कॉल के जरिए भी गलत बातें होती हैं। हाँ, तो आपने फिर कहा कि इंटरनेट से बात अगर आप दूसरी जगहों पर बात करते हैं, है ना, दूसरी जगहों पर बात करते हैं और आपका जो डाटा है तो वो कंपनी के पास सेव देखिए, होता है। ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं अपने मौजू में अपनी इनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़बान हाल से कहना अपनी शान के अगर खिलाफ समझ आप रहे हैं। किसी से बात करते हैं तो जो आपके पर्सनल बातें हैं वो कंपनी कहीं ना कहीं सेव करती है और उनके पास ये डाटा सेव होता है। तो आप जो कहेंगे कि हाँ ये इंटरनेट के फवायद हैं कि आप बात करते हैं, लेकिन जो डाटा जो है, जो बात करते हैं, पर्सनल बातें करते हैं, वो कंपनी के पास सेव होती है और कहीं ना कहीं कभी ऐसा मौका आया तो वो कंपनी उसको लीक कर सकती है, आपकी पर्सनल बातें। जो देखिए, आपकी बातों का जवाब देने के लिए इधर से तैयार हैं, आप इनमें से किसी को कहें। नहीं, आपकी मुसलसल आपकी टीम से बोली जा रही है बातें। आपने बात की हिस्ट्रीज और डाटा लीक होने की, तो जहां हर चीज़ की अपनी पॉलिसी हुआ करती है, वहीं इंटरनेट की अपनी एक पॉलिसी है कि उसके जो भी ग्राहक और कस्टमर्स है तो उनके डाटा को सेव रखा जाए। इसलिए नहीं कि उसके पर्सनल डिटेल्स को यूं ही बरसरे राह लाकर और उछाल दिया जाए, बल्कि इसलिए कि बवक्ते ज़रूरत जब कोई ज़रूरत पड़े तो उसे पेश किया जा सके दलील के तौर पर कि आपने ये बात करी थी। बल्कि और इतने लोग अगर इंटरनेट को फॉलो कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ज़रिए बातें कर रहे हैं, तो या फिर अपनी डिटेल्स उस पर शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट वीडियो कॉलिंग, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो कॉलिंग इंटरनेट का हिस्सा है और हम लोगों का ये मौजू है कि हम इंटरनेट के नुकसानात गिनाएं। तो वीडियो कॉलिंग का एक नुकसान ये भी हो सकता है कि नॉर्मल कॉल जो आप बात करते हैं उसके ज़रिए कुर्यानियत आम नहीं हो रही है। एक केस आया था कि माशूका अपने माशूक के सामने वीडियो कॉलिंग पर बरहना लिबास उतार रही थी और उस माशूक ने उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आम कर दिया। तो ये नुकसान सिर्फ इंटरनेट की वजह से हो रहा है कि उस लड़की की इज्जत उछाली गई।
ना कि वह नॉर्मल चीज़ हुआ कि इंटरनेट के हवाले से इंसान गलत चीज़ें भी पाते हैं, यही असल डिस्कस है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इंसान चाहे तो उसको अपने इस्तेमाल से उसको कर सकता है। और जहाँ तक अगर ये बात इस तरीके से आपने स्पाष्टी की बात कही, तो सोशल मीडिया जब नहीं था उससे पहले भी ये चीज़ें हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा खुलासा ये निकला है कि अगर हम चाहें तो इसको अपने इख्तियार से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ये कर सकते हैं। अब हम इसी इंटरनेट के दूसरे पहलू पर आते हैं कि इस ज़माने के अंदर जिस तरीके से तालिब इल्मों के लिए पढ़ाई करना, बाहर जा कर के दूसरी जगह, दूसरे स्टेट या दूसरे मुल्क में जा कर के पढ़ाई करना मुश्किल था, वो आज स्टूडेंट इसका खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं इन्हीं में से किसी सुनना चाहूँगा कि इस तालीम के हवाले से इंटरनेट ने क्या किरदार अदा किया है, आप इसे बतलाएं ताकि फिर ये लोग सुन कर के उसका अगर कोई नुकसान भी हुआ तो उसका भी ये जवाब दे सकें। जैसा कि मैंने इब्तिदाई में कहा था कि ये उलमा का मजमा है, ये यूँ कह ले कि उलमा का मरकज़ है। उलमा से इसी तरीके से आप आगे मेरी बात सुने पहले, मेरी बात सुने पहले आप। इसी तरीके से ये एक लाइब्रेरी है, ठीक उसी तरीके से इसके ज़रिए से बहुत सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में हमारे हिंदुस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। खुद लॉकडाउन के अंदर आप गौर करें कि लॉकडाउन के अंदर जब तकरीबन 1.5 साल 2 साल लॉकडाउन रहा और बहुत सारे बच्चों की तालीम मुनक़ते रही, उस वक्त बच्चों ने उससे कितना फ़ायदा उठाया। अब बात रही तो इसी तरीके से उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और उससे हासिल किया जा सकता है। अभी भी जो लॉकडाउन ख़त्म हो गया उसके बाद भी देखें आप, तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत से गरीब बच्चे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर जाकर तालीम हासिल करें। आप देखें गांव देहात के जो बच्चे हैं, जहां टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टीचर्स जो साइंस पढ़ाए, इसी तरीके से कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको पढ़ाएं, वो अवेलेबल नहीं होते, या होते भी है तो अच्छे नहीं होते। वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं, वो डायरेक्ट बेहतरीन और माहिरीन से तालीम हासिल कर सकते हैं। ये सारी तालीम के हवाले से जो बच्चे दूर जाने की सलाहियत नहीं रखते हैं या फिर इस तरीके से जिनकी गुर्बत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो ऊंचे लेवल की तालीम हासिल कर सके, इंटरनेट ने ये मौका फराहम किया कि आप कम खर्च में अपने घर पर रहते हुए इन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपके जहन में इसके हवाले से कोई सवाल है या फिर आप इस पर इत्तफाक करते हैं, या फिर इसका जहाँ एक तरफ फ़ायदा है उसका नुकसान भी जाहिर सी बात हो सकती है। मुहतरम, आपने कहा कि ऑनलाइन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए तालीम आसान हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन के ज़रिए तालीम आसान हो चुकी है, सहूलत हो चुकी है, लेकिन तालीम का आसान होना ये इंटरनेट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये इंसान की मतलब तलबा की ज़ाती ज़िंदगी पे डिपेंड करता है कि वो संजीदा है या गैर संजीदा है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं, ठीक देखे हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई किया, लेकिन मैं से अच्छा फ़ायदा नहीं उठा सका। मैं कब फ़ायदा अच्छा उठा सका? जब मैं 3 महीने 6 महीने पूरे संजीदगी के साथ, तवज्जो के साथ और पढ़ाई की जानिबदाराना मिजाज के साथ जब मैं पढ़ा, तब मैं टॉप कर सका, तब मैं मतलब अच्छा नंबर ला सका। तो आप ये कह रहे हैं कि तालीम मतलब इंटरनेट के ज़रिए तालीम आसान हो चुकी है। इंटरनेट के ज़रिए तालीम आसान नहीं हो चुकी, बल्कि इंसान मतलब जैसे 100 बच्चे हैं तो उसमें से अगर 90 बच्चे 80 बच्चे इंटरनेट की तरफ चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अच्छा नंबर लाएंगे। और अच्छा नंबर लाना ये इंटरनेट नहीं है, मतलब इंटरनेट ने मतलब कोई शीशी पिला दी आपको, आप उस अच्छा नंबर ले आए, बल्कि आप मेहनत कर रहे हैं, 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं। जहाँ ये भी बात है कि आप 7-8 घंटा जो पढ़ रहे हैं स्क्रीन के सामने, तो जहाँ आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है, जहाँ आप तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं ये भी तो बात है कि आपकी सेहत पे मतलब इसका असर पड़ रहा है, आपकी आंखें ख़राब हो रही है, या छोटे छोटे बच्चे आंखों पे चश्मे लगाए फिर रहे हैं, ये भी तो देखिए। जी, दोनों पहलू होते हैं हर चीज़ के। तो तालीम के जहाँ इंटरनेट के ऑनलाइन पढ़ने के फ़वाइद हैं, इस तरीके से इंसान की सेहत उससे मुतासिर होती है। आप ऐसी बात ये नहीं कही कि ऑनलाइन पढ़ने के ज़रिए से नंबरात ज़्यादा ला सकते हैं। मैंने ये कहा है कि तालीम आसान हो गया है, वो इस तौर पर कि जो लोग नहीं जा सकते हैं, और बात रही जज्बे की या पहुंच करके काम करने की या पढ़ने की, वो हर आदमी इस बात की मतलब इसकी इस्तिताअत नहीं रखता। और या तो फिर ऐसे मौके जब आते हैं और ऐसे मुश्किलों का जब सामना होता है तो वो थक हार कर या तो हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ धरे और तालीम को रोक देते हैं, मुनक़ते कर देते हैं। दूसरा पहलू और उसका क्या कहेंगे? और दूसरा जो कहना है उनका कि जो है इससे आँख के ऊपर असर पड़ता है, या यूँ कह लें कि जिस्म के ऊपर असर पड़ता है, सेहत के ऊपर असर पड़ता है।
तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के जरिए से नहीं पढ़ता। जो भी बच्चा 8 घंटा 10 घंटा किताबों के सामने होगा, उसकी भी आंखों पर असर पड़ेगा, उसे भी जो है ना इसका ज़्यादा पढ़ने का या फिर यूँ कह ले कि ज़्यादा पढ़ाई के अंदर दिमाग लगाने का, उसे मुनहमिक रहने का उस पर असर पड़ेगा। जाहिर है थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जब हम किसी अच्छी चीज़ की तलाश में निकलते हैं तो एक मकूला है, कहते हैं इंग्लिश का एक मकूला है कि एवरी कॉइन्स हैज़ 2 साइड्स, हेड और टेल। तो मतलब यह है कि हल्का अगर ज़्यादा उसमें फ़वायद है और थोड़े बहुत नुकसान आते हैं तो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। मानते हैं इसको कि इसके इंटरनेट के हवाले से ऑनलाइन पढ़ाई जो है इंटरनेट के जरिए उसके फ़वायद ज़्यादा हैं और नुकसानात कम है, आप मानते हैं? आपने कहा कि इंटरनेट के ज़रिए तालीम बहुत आसान हो गई है, तो कहाँ तक तालीम आसान हुई है? इंटरनेट के ज़रिए तालीम वहीं तक होती है, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा 9th की तैयारी करता है या 10th की तैयारी करता है या 11th की तैयारी करता है, इसी तरीके से 12th की तैयारी करता है, तो इन सब चीज़ों में इंटरनेट शामिल है। और बाकी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसमें भी इंटरनेट दखल इसमें काम करता है। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसमें इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाई नहीं होती, बल्कि आपको वहाँ खुद जाना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही कि इंटरनेट के ज़रिए घर पर बैठ के और गरीब बच्चे के पढ़ने की, तो गरीब बच्चों को भी ऑनलाइन बैच परचेज करने में पैसे खर्च होते हैं, फ्री की पढ़ाई नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है, 10,000 15,000, इसी तरीके से किताबें वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें भी खरीदनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में सब पढ़ा देते हैं, इंटरनेट पे आए फ्री में पढ़ लिए। यूट्यूब पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो वही पढ़ाई जाती हैं। और अगर आप इंटरनेट के ज़रिए पढ़ते हैं तो आपको उसके लिए बैच परचेज करना पड़ेगा, आप फ्री में उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। आपने जो बातें कही हैं वो ज़्यादा मुदल्लल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने बातें कही कि यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो वहाँ जा कर के पढ़ाई करना पड़ता है, तो मैंने ये सारी बातें कही नहीं है। मैंने ये कहा कि पढ़ाई जो आसान हो गई है तो वो किस तरीके से आसान हुई। नीचे से ही अगर कोई बच्चा पढ़ रहा 7वीं 8वीं इस तरीके से 10वीं 11th और नीट वगैरह की तैयारी कर ले रहा है, क्या ये काफ़ी नहीं है? और बात रही यूनिवर्सिटीज़ की, तो जो बच्चा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पढ़ लेगा, इसके ज़रिए से अच्छे तरीके से पढ़ लेगा, तो उसको यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं और बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो पैसा या यूँ कह ले कि असबाब मुहैया करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो सारी जिम्मेदारी वो संभाल लेंगे। और बाकी बात रही कि नीचे से तो ये लोग सपोर्ट करते ही हैं। और पैसे की बात रही कि पैसा लगता है, तो वो पैसा नहीं लगता जितना पैसा वहाँ लगता है, और उसका कुछ भी नहीं लगता। मेरा ख्याल है 10,000 15,000 तो जाने आने में लग जाता है। अगर आप कहीं जाते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं, मुंबई का रुख करते हैं, तो ये पैसा लगना कोई पैसा लगना है नहीं। कि इंटरनेट की तालीम हासिल करने के ज़रिए से उसके भी दोनों पहलू सामने आ गए कि जिस तरीके से इंसान के बहुत सारे उस पढ़ाई के ज़रिए से फ़ायदा उठाता है इंटरनेट से, वहीं कहीं न कहीं उसके सेहत पे असरअंदाज होता है, या फिर किस तरीके से इल्म में कमी भी आती है कि जो हम ऑफलाइन रह के पढ़ सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। ये चीज़ें सामने आ गई। तीसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आमतौर पे सुनने को मिलता है कि इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया से हमारी जो नई नस्ल है, वो नई जनरेशन जो है वो ख़राब हो रही है, ये है। तो मैं इस हवाले से भी आप दोनों से सुनना चाहूँगा कि अगर आप, जाहिर सी बात आप लोग भी यही मानते होंगे कि इंटरनेट से जो नई नस्ल है वो तबाह हो रही है, नई जनरेशन पर उसका फ़र्क पड़ रहा है, तो आप इस बारे में थोड़ी सी तफसील से बताएं ताकि अगर आप ये आपका जवाब दे सकें कि इंटरनेट नई जनरेशन के लिए किस तरीके से फ़ायदादार है। कि दोनों पहलू सामने आती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नई नस्ल के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उसके दौर में सोशल मीडिया है, उसके दौर में इंटरनेट है, तो बहुत कुछ लोग ये कहते हैं कि नई नस्ल जो आज ख़राब हो रही है उसकी वजह इंटरनेट है। तो आप क्या कहेंगे? आप में से आप बताएं कि क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां इस बात का ताल्लुक है कि आप बोल रहे हैं कि इंटरनेट के ज़रिए से नई नस्लें परवान चढ़ रहे और या फिर उसके ज़रिए से नुकसान, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि 2020 का डाटा ये कहता है कि हमारे नौजवान जो गेम खेलने वाले हैं वो 20 करोड़ थे, लेकिन 2024 का डाटा आप चेक करें तो वहाँ 40 करोड़ की आबादी गेम खेलने में अपने वक्त को ज़ाया कर रही है। जी, क्या ऐसा ही है जैसा इसने कहा? ज़ियाए वक्त के बारे में आपने कहा, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने गौर किया होगा तो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था टाइम मैनेजमेंट का। तो ये जो सोशल मीडिया पर आकर जो लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वो इस वजह से नहीं कि इंटरनेट पर
वो इंटरनेट उसका टाइम बर्बाद कर रहा है या इंटरनेट उसको वक्त ज़ाय करने की सहूलियत फराहम कर रहा है, बल्कि उनका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर इंटरनेट ना भी होता तो कहीं ना कहीं वो अपने वक्त को ज़रूर ज़ाया करते। मुमकिन है वो किसी होटल में बैठकर दोस्त अहबाब से बैठकर गप्पे शप्पे लगा रहे होते, मुमकिन है वो कहीं घूमने फिरने। क्या कहते हैं, इंटरनेट से पहले नई नस्ल, सब जो नस्ल चल रही थी वो बहुत ठीक ठाक थी। अब जो नई नस्ल जो ऐसे बर्बाद हुई इंटरनेट की वजह से हो रही है। और आपका इंटरनेट ना होता फिर भी ऐसा हो सकता था कि सब कुछ हो जाता, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया को हमने इतने हल्के में क्यों ले लिया कि जो चाहे जैसे चाहे इसको यूज़ करे, जबकि कोई भी चीज़ है, यहाँ तक कि किताबें पढ़ना, जो कि सब जानता है किताबें पढ़ना बेहतरीन चीज़ है और इससे बहुत सारी चीज़ें हासिल होती है और एक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन उसके बारे में भी क्या कहा गया है कि ये दो धारी तलवार है। अगर इसे बगैर समझे हुए मुताला करना शुरू कर दिया और इसके अंदर मुनहमिक हो गए तो ये नुकसान पहुंचा देगा। तो सोशल मीडिया जहां पर बहुत से नुकसानात बिल्कुल है, वहां पे आपने ऐसा क्यों समझ लिया कि उसको बगैर जो है हम सीखे हुए यूज़ करना शुरू कर दें? यानी उसको भी आप सीखें, जिस तरीके से आप दूसरी चीज़ों को सीखते हैं इस्तेमाल करना, इसी तरीके से सोशल मीडिया को भी आप इस्तेमाल करना सीखें कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। गेम खेलना या इस तरीके से दूसरी चीज़ों में अपना वक्त देना और दूसरी चीज़ें देखना, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि हमने अपने आप को सिखाया नहीं कि सोशल मीडिया को यूज़ किस तरीके से करना है। और बगैर यूं ही जिस तरीके से गाड़ी चलाते हैं और जिसको गाड़ी नहीं चलाने आती, गाड़ी जिस तरीके से एक बेहतरीन चीज़ है लेकिन उसे गाड़ी नहीं चलाने आती, लेकिन हाथ में थमा दिया गया तो वो कहीं भी ठोक दे, कहीं भी घुसा दे। तो इसी तरीके से है कि आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना सीखें कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कब साबित हो सकती है? जब आप इसे इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो गेम का सवाल नहीं पैदा होता, दूसरी वीडियोस देखने का सवाल नहीं पैदा होता। खुदाया भाई ने कहा कि हमने सोशल मीडिया को इतना हल्के में क्यों ले लिया। देखिए, दरअसल सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उनका दो फैक्टर है, ईजी टू एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना वो इस तरह से बनाया ही गया है कि आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए, ईमेल डालिए, लॉगिन कीजिए और आप जो है आपके सामने रील्स वगैरह खुलकर सामने आ जाती हैं। और रील 30 सेकंड और 45 सेकंड का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आदमी की फितरत है कि वो हर लम्हा नई नई चीज़ों को देखना चाहता है। 30 सेकंड में आप 30 सेकंड के बाद वो वीडियो बदल जाती है और सामने स्क्रॉल करके आदमी गुजर जाता है, नया वीडियो सामने रहता है। और इसी तरह जो है कोई भी 2 घंटा का वीडियो आप देखेंगे, आप उसमें ऊब जाएंगे, मन उकता जाएगा और आप सोचेंगे चलो 5 मिनट के लिए जाता हूँ सोशल मीडिया पे, फिर आके वो पढ़ाई का वीडियो, ऑनलाइन एजुकेशन का वीडियो देख लूंगा। आप 5 मिनट के लिए जाएंगे, 5 मिनट कब 2.5 घंटे में बदल जाएगा आपके पास कोई अंदाजा ही नहीं है। जवाब आपको मिल चुका है कि 5 मिनट के लिए जाएं और घंटों लग जाता। तो इन्होंने कहा था कि टाइम मैंने आदमी अपना टाइम सेट करके चला गए, तो आप क्या कहिएगा इस बारे में? टाइम मैनेजमेंट। कितने लोग हैं जो टाइम मैनेज करके गेम खेलते हैं? देखिए 5-6 गेमर्स हैं जो यूट्यूब पे फेमस हो गए गेम खेल खेल करके। उसके पीछे पूरी जनरेशन लगी हुई है कि हम गेम खेलेंगे, हम भी यूट्यूबर बन जाएंगे, 40 मिलियन फॉलोवर हमारा भी होगा और हम भी खूब सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन वो जो इस दौड़ में जो है कि हम ज्यादा जल्दी से जल्दी इनाम कमा सकें और पैसे कमा सकें, वो इस दौड़ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। 40 मिलियन के यहाँ पे गेम का जो आपने बात की, इस तरीके से और भी कई खबरें सामने आई कि इंसान सोशल मीडिया पे गेम खेल के इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ गई, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। जी, मैं एक मिसाल भी पेश कर सकता हूँ। ये भी चीज़ें शिकायत आती है, इसकी कई मिसालें आई हैं। जी, मैं एक मिसाल भी पेश कर सकता हूँ। एक बच्चा है, उसके वालिद ने गेम खेलने से मना किया, मोबाइल छीन लिया। रात में उस बच्चे ने अपने वालिद का मर्डर कर दिया। अब देखिए इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है इंटरनेट और गेम्स का। क्या कहेंगे कि इनका कहना है कि इंटरनेट पे गेम के जरिए से कई इंसानी जिंदगी खतरे में पड़ी है। ये बात आप भी जानते होंगे, जाहिर सी बात है, जब आप इंटरनेट के हामी हैं तो आपको अच्छे से खबर होगी। इस तरह इंसान के दिमागी तवाज़ुन पे इसका असर हुआ है, तो क्या कहेंगे? मुहतरम, आपने जो कहा ये बात सही है। मैं पहले आपको बता दूं कि हर चीज़ के लिए उम्र और वक्त दरकार होती है। ये मोबाइल इंडस्ट्रीज जो है, जो उन्होंने मोबाइल बनाया तो खुद ब खुद अपने बच्चे को 17-18 साल से पहले मोबाइल नहीं धराते, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त में जो बच्चे का जहन है, हाशिया ख्याल है, वो किसी भी तरफ जल्द ही जल्द माइल हो जाता है, किसी भी चीज़ को कैच करता।
और दूसरी बात जो कही आपने, 17-18 साल की उम्र में मोबाइल नहीं धराएगा, और आप ही की तरफ से कुछ देर पहले बात आई थी कि इंसान ऑनलाइन पढ़ेगा, तो क्या 18-19 साल के बाद वो पढ़ना शुरू करेगा? नहीं, जब मोबाइल उसके पास नहीं आएगा तो हम बता रहे नहीं, टॉपिक खराब। आप हजरात खामोशी का नहीं, इन्होंने कब एतराफ़? मैंने ये एतराफ़ नहीं किया अभी कि इंटरनेट एतराफ़ ही नहीं किया इन लोगों ने। मैंने ये एतराफ़ नहीं किया अभी, जो बात चल रही है उस बात को भी आप समझिए। उन्होंने एतराज़ इसलिए भी किया है कि इससे बच्चे, इनकी एक बात, हाँ बोलिए। मेरा ये एतराज है आपसे कि आपने जो कहा कि 17-18 साल में मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो यहाँ तो हिंदुस्तान का कानून, बिहार का कानून कहता है कि 14 साल से मैट्रिक का जो है इम्तिहान शुरू होता है, और आपने कुछ देर पहले कहा था कि 7वीं 8वीं क्लास से बच्चा पढ़ना शुरू कर दे। तो जब 18 साल में मोबाइल लेगा तो पहले पढ़ना कैसे शुरू कर? नहीं, तो मैं इसे बताऊं कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है, और इसमें आपको किसी भी आदमी ने किसी भी गलत चीज के इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया है, वो आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। यहाँ पर बात हो रही है कि पढ़ेगा बच्चा, हाँ बच्चा तो पढ़ेगा, पढ़ने में सही चीज में तो इस्तेमाल करेगा। उसको हम आजाद छोड़ देते हैं, मोबाइल हाथ में इस तरह धरा कर, सोशल मीडिया चीज देकर, जैसे कि लगता है हमने उसके हाथ में कोई किताब, हदीस, कुरान धरा दिया जो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि हम उस पर केयर नहीं करते कि हमारा बच्चा जा क्या रहा, पढ़ ही रहा या कुछ और भी चीज कर रहा है। हम इस बात पर तवज्जो क्यों नहीं देते, सिर्फ मोबाइल धरा देते कि बच्चा पढ़ ही रहा है, पढ़ने ही की उम्र है, उसी वक्त में बच्चा खराब क्यों हो रहा है। हम इस बात पे भी तो पेरेंट्स इतनी निगरानी करेंगे तो फिर उनकी जो अपनी जिंदगी होती है, उनका जो पेशा होता है, फिर उसमें वो क्या करेंगे? बात रही कि उनकी जो अपनी ज़िंदगी होती है वो उसमें क्या ध्यान देंगे। तो ये मालूम होनी चाहिए कि बच्चों की तरबियत के अंदर इंसान को अपने आप को खपाना पड़ता है। तो अगर आप उसको इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं तो उसकी मुकम्मल निगरानी भी करनी होगी। जिस तरीके से हम छत बनाते हैं, छत एक फ़ायदेमंद चीज़ है, तो फिर हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो उसकी घेराबंदी की जाए, उसे घेरा जाए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि चारदीवारी पर ना चढ़ जाए या इस तरीके से। तो हम वक्तन फवक्तन तरबियत के लिए एक उम्र खास कर ले और फिर तालीम के लिए उम्र खास कर, कि पहले तरबियत करते हैं उसके बाद तालीम। हमने कब कहा कि तरबियत करने और जाहिर दोनों एक साथ हम बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब आप मोबाइल दे रहे हैं तो उसकी मुकम्मल निगहदाश्त करें। आप देखें और ये देखें कि जिस वक्त हम दे रहे हैं, जितने घंटे का क्लास है उस घंटे में क्लास करवाएं। नहीं हो तो आप अपने सामने में करवाएं, आप अपने घर के अहले खाना में से किसी के सामने में करवाएं। ये कोई बात नहीं हुई कि आज़ाद छोड़ दिया जाए। और तरबियत तो करनी होगी, भूल कर अपने आप को भुलाकर मिटाकर उसमें डूबना होगा, तब जाकर तरबियत होती है। जहाँ तक आपने कहा कि तरबियत करनी होगी या फिर क्लास सामने में करना होगा, लेकिन यहाँ तो अक्सर बेशतर ये देखा जाता है कि तलबा कहते हैं कि हम अकेले में जाके क्लास करेंगे और वो अच्छा होगा। और ये देखा भी जाता है कि ऑफलाइन भी क्लास भी क्लिक करता है तो वो अकेले में करना पसंद करता है और पढ़ना अकेले में पसंद करता है। इसलिए आज ऑनलाइन भी जो है क्लास करता है तो वो अकेले में पसंद करता है, ताकि वहाँ शोर गुल ना हो और शोर गुल से अपने आप को बचा के ज़्यादा से ज़्यादा जहन पढ़ाई में लगा सके। इसका ये मतलब तो नहीं है कि बिल्कुल सिरे से उसको छोड़ दिया जाए। मैंने ये नहीं कहा। निगहदाश्त का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल बैठा कर सामने रखा जाए। आप साइड में बैठा सकते हैं, जहाँ पे शोर नहीं हो वहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन आप वक्तन फवक्तन उसको देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की जितने वक्त के लिए आप उसे दिए हैं उतने वक्त के लिए दे, जितने घंटे का क्लास है उतने वक्त के लिए दे, यूं ही नहीं छोड़ दे। गेम का सवाल उस वक्त पैदा होता है जब आप यूं ही छोड़ देते हैं, जब वो दोस्त अहबाब से मिलते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं। आप इस बात को मान रहे हैं ना, तब ना अपने आप को बचा रहे हैं इससे। आप इस बात को मान रहे हैं ना कि मोबाइल से खराबी हो रही है तो उसके बाद तरबियत करनी चाहिए। उसके बाद तरबियत का मसला नहीं है, मैंने उसके बाद नहीं कहा, साथ साथ कहा। आप इस बात को समझिए। और नुकसान सिर्फ मोबाइल से नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ों से, हर चीज़ का, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हेड एंड टेल। तो आपको ऊपर, अगर आपको ऊपरी हिस्सा से फायदा उठाना है तो नीचे का ख्याल रखना होगा। किसी भी चीज़ में आप ड्राइव कर रहे हो तो उसमें ख्याल रखिएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट ड्राइव किए जा रहे हैं। पानी आपको दिया गया ताकि आप नहाएं, आप उससे गुस्ल करें, आप पिए, ये नहीं कि उसमें जाके डूब जाएं। अगर आप डूबते हैं तो ये आपकी हमाकत। आपने नहीं समझा। इनका कहना है कि जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में और दीगर चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसके दोनों पहलू को आप सामने रखते हैं। आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आप उसका ख्याल करते हैं, हर चीज़ का किस तरीके से कहाँ पे कैसा स्टेप लेना, हर चीज़ को आप देखते हैं। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी इस चीज़ का ख्याल रखें। देखिए, हम इन्होंने कहा मैं चलो
इन्होंने कहा कि हर जिंदगी के हर शोबे में दो पहलू है, ठीक है, लेकिन हम जो है खेलते, जैसे मान लीजिए हम खेल एक शोबा है, जिंदगी का एक हिस्सा है, हम हर वक्त खेलते नहीं रहते हैं, लेकिन मोबाइल फोन जो है हर वक्त हमारे जेब में रहता है, तो इससे नुकसानात के खतरे, हमारी जिंदगी पर जो मनफी असरात पड़ने के खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी वजह से यहाँ जो है डिबेट का प्रोग्राम रखा गया है, इंटरनेट के नुकसानात और फवायद, ना कि हो सकता था तो दूसरे मौजूद पे भी यही निकलता है कि इंसान दोनों पहलू को सामने रखकर चले और जहाँ ज़रूरत हो ज़रूरत के मुताबिक इस पर अमल करें। एक और हम लोगों को सुनने में अक्सर आता है कि फिर अगर इस इंटरनेट के इतने ही फ़वाइद हैं और कहीं ना कहीं थोड़े से नुकसानात को लोग इसको मानते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि बाज़ इदारे ऐसे होते हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे फिर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी जाती है। आप क्या कहेंगे इस मामले पर इदारा मौजूद है और सारी चीज़ें फराहम की जा रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या इस्तेमाल किया जाएगा? आपने अभी कहा था कि लाइब्रेरी में हर किताब मौजूद नहीं होती, वो उसके ज़रिए से हासिल करते हैं, तो फिर आप ही की बातों से एतराज़ पैदा हो रहा है। वो सेल्फ स्टडी की बात मैंने की थी, लेकिन ये बात याद रखें कि जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो वहाँ पे जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती है या जितनी भी किताबों की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मौजूद होती है, और अगर ना मौजूद हो तो उसकी जो शिकायत की जाए तो फिर वो सारी किताबें ला करके भी लाइब्रेरी में रखी जाती है, तो ये कोई बात नहीं हुई। आपने कहा कि मोबाइल से PDF के ज़रिए किताबें जल्दी मिल जाती हैं, ज़्यादा किताबें मिल जाती हैं, तो PDF में पढ़ने से मना क्यों किया जाता है? फिर उसके ब्लू लाइट के ज़रिए जो है स्किन ख़राब होता है, आँख ख़राब होता है। इस बात को पहले ही बयान कर चुका हूं मैं कि लाइब्रेरी का ये मतलब होता है कि उसके अंदर लोग कुछ कुछ तलाशते हैं, और अक्सर बेशतर यही होता है कि जब लोग PDF पे किताब डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तलाशने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको मुसलसल पढ़ते हैं। और जो लोग पढ़ते हैं वो मुस्तकिल पढ़ते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि उसकी जो है बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर बहुत सारी किताबें रखते हैं और उसके अंदर जब कुछ तलाशना होता है तो फ़ौरन तलाशते हैं। या फिर जो सर्च इंजन्स हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन है और इस तरीके से यूट्यूब का है या फिर यूँ कह लें क्रोम का है, वो उसके ज़रिए से जो है एक क्लिक के अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशन और है कि जिस तरीके से कोई भी चीज़ अगर वजूद में है तो रोज़ बरोज़ तरक्की करेगी ही वो चीज़। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से इंटरनेट तरक्की करता चला जा रहा है, इस तरीके से 4G से 5G और फिर कहीं 6G को लॉन्च करने की बातें हो रही है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से क्या होता है कि इससे वबा फैलती है, इस तरीके से माहौलियात में जो है बर्बादी आ जाती है। और कुछ लोग नहीं एक मिनट, और जो है कुछ जो इंटरनेट के हामी लोग हैं वो उनको खुशी भी होती है कि ये जो है जिस तरीके से जो काम 2 सेकंड में हो रहा था अब 0 सेकंड में होगा वो काम। इस हवाले से हम दोनों से आपके पास कोई ऐसी मिसाल हो सकती है जिस तरीके से अगर ऐसा कहा जाए कि इंटरनेट के हक में तरक्की करने की वजह से माहौलियात में फिर से तबाही आई? देखिए, किसी फेल का अगर कोई अंजाम देने वाला फ़ाइल है, बुरे फेल का, तो अगर इस फेल से उसको नुकसान हो रहा है तो समझ में आता है, ये बात जहन में बैठती है कि भाई उसको नुकसान हो रहा है, वो फेल अंजाम दे रहा है। लेकिन भाई वो मतलब जिसका इस फेल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक, मैं बात कर रहा हूँ परिंदे की, ठीक, उसका इस किस्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आखिर आज हम जब निगाह उठाते आसमान में तो परिंदे के पहले झुंड नजर आते थे बचपन में, अब वो नहीं दिखते हैं। क्या इसकी वजह इंटरनेट है? जी बिल्कुल। आपने सीधा सीधा उसका जो मेन रीज़न है वो इंटरनेट को करार दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, जिसमें से फैक्ट्री से निकलने वाले गैस, धुआं, इस तरीके से पोल्यूशन, ये सारी वजूहात है। और इंटरनेट की जहाँ तक बात है तो ऐसे कंट्रियों में जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल किया जाता है वहाँ पर इसका नुकसान नहीं होता। नॉर्वे एक कंट्री है जिसके अंदर अभी 7G और 8G नेट चल रहा है। हमारे यहाँ तो अभी 5G लॉन्च हुआ है, वहाँ 7G और 8G चल रहा है, और ये सारी परेशानी फेस करने को नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ की जो हुकूमत है वो इस पर बेहतरीन काम कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि परिंदों को नुकसान पहुँचना और इस तरीके से फ़ज़ाई आलूदगी में नुकसान पहुँचना, ये कहीं ना कहीं हुकूमत इस पर काम नहीं कर रही है, वरना अगर हुकूमत काम करे तो नेटवर्क के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं होगा। हुकूमत इस पर कैसे काम कर सकती है? इनका तो मानना है कि डायरेक्ट इंटरनेट से ही खराब है। जिस तरीके से नॉर्वे के अंदर आज 7G और 8G चल रहा है और वहाँ हुकूमत ने कंट्रोल किया है, उसी तरीके से करेंगे। अब उसके हम जहाँ 7G और 8G चल रहा है वहाँ परेशानी नहीं है? वही तो बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पे वो ये सारी परेशानी नहीं है।
वहाँ तो परिंदे और नजर नहीं आते। देखिए ये जो इंटरनेट के जरिए जो परिंदे मर रहे हैं, और वो पूरा का पूरा दखल इसका इंटरनेट का नहीं है, बल्कि कुछ ही है, और वो कुछ ही नुकसानात में शामिल होते हैं। आपने डायरेक्ट बगैर तहकीक के इनकार कर दिया कि वहाँ पे परिंदे नहीं हैं, जबकि मैं तहकीक करके बैठा हूँ कि वहाँ 7G 8G के बावजूद परिंदों की हालत नहीं है, और उसकी वजह भी मैंने दरियाफ्त की है, और उसकी वजह यही पता चली कि वहाँ हुकूमत ने कंट्रोल कर रखा है। अब हुकूमत कैसे कंट्रोल करेगी वो हुकूमत जानेगी और हुकूमत से सीखेगी। गोया कि आज के इस डिबेट का ये खुलासा निकला कि इंटरनेट के दोनों पहलू हैं, जहाँ फवाइद हैं उनके नुकसानात भी। हमने दोनों के पहलू के एक्सपर्ट से इन बातों को सुना है कि इंटरनेट के जहाँ फवाइद हो सकते हैं वहाँ वहीं उनके नुकसानात की भी उम्मीदें हैं। लिहाजा जो लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने नाजरीन तक और सामीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे कि इंटरनेट के इस्तेमाल से आप जहाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसका दोनों पहलू अपने सामने रखें। जो फ़वाइद की चीज़ें, जो फ़ायदे की चीज़ें, उसे आप इख्तियार करें, और जो नुकसानात हैं आप उससे गुरेज करें। ये हमारे आज के इस डिबेट का खुलासा निकला। आखिर में अब हम इन सब के टीमों, इन सब पूरे टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं यहीं पर अपनी इस डिबेट को ख़त्म करता हूँ।